हसदेव के सवाल को लेके, जल जंगल ज़मीन के सवाल को लेके और पर्यावरणों के सवाल को लेकर यहाँ पर जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, निश्चय बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और मेरे से पहले के वक्ताओं ने जिस मुखरता के साथ हसदेव के मामले को यहाँ पर रखा है, उस मुखरता को अभी देश उतना महसूस नहीं कर रहा है जितना मुखरता से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर रखा है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जो कि देश की राजधानी भी है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी है, और उस पॉल्यूशन वाली सिटी में आकर के, उस राजधानी में आकर के आपने हसदेव के दर्द को हमारे साथ साझा किया। और हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार एक तरफ COP26 में जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए समझौता करके आती है और इस बात को रखती है कि हम देश के अंदर जो कार्बन सिंक है 2.5 से 3 अरब टन जो है हम इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे, जंगलों को ज़्यादा बढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ हसदेव का जो जंगल है उसको काटे जाने की खबरें लगातार 2 साल से मीडिया में आ रही हैं और यहाँ करके पता चला कि ये पूरी कार्रवाई पिछले 10 सालों से चल रही है। जब हसदेव के जंगलों को काटा जा रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड के जंगलों के परंपरागत निवासी हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको जंगलों से खदेड़ा जा रहा है, उनको जंगलों से बाहर निकाला जा रहा है। और अभी पिछले साल अप्रैल में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया अप्रैल माह में कि उत्तराखंड के अंदर जो मुस्लिम आबादी है, जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने आकर के यहाँ पर लैंड जिहाद कर लिया है और यहाँ पर अपनी मज़ारें बना ली हैं और यहाँ पर अपनी मस्जिदें बना ली हैं और इनको बाहर निकाला जाना चाहिए। और उसके बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ड्राइव चलाया गया और ड्राइव चलाने के बाद मज़ारें तोड़ी गई, मस्जिदें तोड़ी गई और बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज है उसका दमन किया गया, उत्पीड़न किया गया। और वो उत्पीड़न आज भी जारी है और हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर लगातार जो इस तरीके के प्रोपेगेंडा वर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, वो लगातार लोगों के बीच में चलाए जा रहे हैं। यदि हम लोग आपसे बात करें, थोड़ी सी मैं टाइगर पर बात करना चाहता हूँ, जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पर पिछले लंबे समय से हम लोग टाइगर का आतंक लगातार झेल रहे हैं, देख रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा इस समय जो भारत सरकार हल्ला कर रही है वो टाइगर को लेकर के हल्ला कर रही है, बाघ बचाने को लेकर के हल्ला कर रही है। और हम लोगों के बीच में ये आम बात है और जितने भी लोग हैं कि दुनिया से टाइगर विलुप्त हो रहे हैं और भारत से भी टाइगर विलुप्त हो रहे हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा वर्क है, ये जो जितना भी प्रोपेगेंडा वर्क चल रहा है, इस पर कहीं ना कहीं हम जितने भी लोग हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं और वास्तविक हकीकत से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। यदि हम लोग बात करें कि दुनिया के अंदर जब इस बात को कहा जा रहा है कि टाइगर विलुप्त हो रहे हैं, तो क्या हम अपने दिमाग पर जोर डाल करके इस बात को सोच सकते हैं कि टाइगर को बचाने के लिए इस देश के अंदर कितने स्क्वायर किलोमीटर का जंगल होना चाहिए? मैं थोड़ा सा, यहाँ यूथ बैठे हुए हैं, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। यदि हम सोचें कि एक जो प्रजाति है टाइगर, वो दुनिया से खत्म हो रही है, पहली बात तो खत्म नहीं हो रही है, झूठा प्रोपेगेंडा है। यदि इसको बचाया जाए तो बचाने के लिए कितना हेक्टेयर जंगल चाहिए जिसमें टाइगर को बचाने के लिए होना चाहिए? थोड़ा यदि हम दिमाग पर जोर डालेंगे तो मेरे ख्याल में, हमने जब भी लोगों से बात की तो लोगों ने कहा 2000 स्क्वायर किलोमीटर काफ़ी होगा, किसी ने कहा 5000 स्क्वायर किलोमीटर काफ़ी होगा, कुछ लोग तो बोले 500 स्क्वायर किलोमीटर में ही देश के अंदर बाघ को बचाया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि 1973 में जब भारत सरकार ने बाघ परियोजना शुरू की तो देश के अंदर गिने चुने टाइगर प्रोजेक्ट थे और उनको शुरू किया गया और 18,000 वर्ग किलोमीटर टाइगर को संरक्षित करने का एक पूरा का पूरा जंगल है जिसको रिजर्व किया गया। और जब टाइगर रिजर्व की बात होती है तो कॉर्बेट रिजर्व, सरिस्का रिजर्व, देश के अंदर 55 टाइगर रिजर्व इन्होंने एक एक बाद एक करके आज तक बनाए हैं। और उसका जो क्षेत्रफल है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल जिस राज्य से मैं आता हूँ वो 55,000 वर्ग किलोमीटर है। और जो टाइगर रिजर्व है देश के अंदर, उनका जो क्षेत्रफल है वो 78,000 वर्ग किलोमीटर है। और उसमें आधे से ज़्यादा, लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा कोर क्षेत्र है।
और इन टाइगर रिजर्व के अंदर जो टाइगर है, दुनिया के 70% टाइगर आज इंडिया के अंदर है, इस बात को कहा जा रहा है। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि दुनिया के 70% टाइगर इंडिया के अंदर है, तो हमारा ये कहना है कि ये एक झूठ है। दुनिया के जो सबसे ज्यादा टाइगर है वो भारत के अंदर नहीं है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका में जो टाइगर की संख्या है वो 5000 से भी ज्यादा आंकी गई है। और वहाँ पर जो टाइगर है वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, बल्कि लोगों ने अपने बाड़ों में उनको पाला हुआ है, उनके शौक का एक हिस्सा है। लेकिन जब भारत के अंदर टाइगर की हम बात करते हैं, तो टाइगर के माध्यम से भारत सरकार जो जंगलों के परंपरागत निवासी हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, आदिवासी हैं, उन सबके जो अधिकार हैं उनको खत्म कर रही है, उनको जंगलों से बाहर खदेड़ रही है। और यदि हम लोग बात करें कि लगातार जब टाइगरों की संख्या इस देश के अंदर बढ़ रही है, तो टाइगरों के हमले भी लोगों के ऊपर बढ़ रहे हैं, आम आदमी के ऊपर टाइगर के भी हमले बढ़ रहे हैं। और जब टाइगर का हमला इंसान के ऊपर होता है तो कोई नहीं बोलता है, और लगातार यही बात लोगों के बीच से उठती है कि भाई लोग जंगल के अंदर क्यों जा रहे हैं। और आज बड़ा सवाल हमारे देश के अंदर यह आ गया है कि इंसान और टाइगर, इंसान और जंगली जानवर आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं। और कोई दिन आज उत्तराखंड के अंदर ऐसा नहीं है जिस दिन कोई टाइगर, कोई तेंदुआ, कोई लेपर्ड, कोई हाथी किसी व्यक्ति की जान नहीं लेता हो। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि आपको स्कूल से जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया जाएगा क्योंकि आपके क्षेत्र के अंदर टाइगर का आतंक है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका एक छोटा बच्चा जो घर के बाहर खेल रहा है, उसको लेपर्ड आएगा और उठा करके ले जाएगा, और फॉरेस्ट विभाग आपकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करेगा? सरकार आपको सुरक्षा के नाम पर केवल कुछ लाख रुपए दे देगी और उस टाइगर से, उस लेपर्ड से आपको नहीं बचाएगी। तो ये जो आज पूरी घटनाएं हैं, आज ये पूरे उत्तराखंड का एक सच बन चुकी है। और आप लोगों ने श्रीनगर का नाम सुना होगा। श्रीनगर में पिछले दिनों रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया और ये कहा गया कि इस क्षेत्र के अंदर लेपर्ड का आतंक है, आप लोग घरों से बाहर मत निकलिए। और हम लोग इस बात को अब लगातार कह रहे हैं, इस बात को कि दुनिया के अंदर जितने भी फ्लोरा है, फौना है, जितनी भी प्रजातियां हैं, उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन उनको यदि आप संरक्षित कर रहे हो तो किस स्तर पर आप संरक्षित कर रहे हो? इंसान को मार करके आप जो टाइगर को बचाने का जो पूरा का पूरा ये जो इकोनॉमिकल जो पूरा खेल देश के अंदर चल रहा है, ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि गुजरात के जामनगर में एक बहुत चर्चित शादी हुई और उसमें अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी को वहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया और बताया कि ये वाइल्ड लाइफ लवर है। और ये वाइल्ड लाइफ लवर के बारे में जब हम लोगों ने थोड़ा जाना, तो एक इन्होंने जंगल बनाया है जहाँ पर ये वन्य जीवों को संरक्षित करेंगे, और उसके लिए इन्होंने 1200 हेक्टेयर जमीन वहाँ पर रखी है। और जितने भी बीमार हाथी है, जितने भी एंडेंजर्ड स्पाइसेस है, जो विलुप्त प्रजातियां हैं, उनको वहाँ पर ये बचाने की बात करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि जो हाथी का खाना बनाने की किचन है, उसमें हमारे जो देश के नामी ग्रामी पत्रकार हैं और वो जा रहे हैं और जानवरों का खाना टेस्ट करके जो है उसकी वीडियो लाइव देश के अंदर, दुनिया के अंदर कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले 2022 में मोदी सरकार एक कानून लेकर के आई, वन संरक्षण नियम 2022। जब हसदेव की बात आ रही है तो हमें वन संरक्षण नियम 2022 की बात को करना पड़ेगा साथ में। उन्होंने उसमें इस बात को रखा उस कानून में कि यदि देश का कोई भी उद्योगपति, कोई भी उद्यमी, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है, तो वो देश का कोई भी जंगल ले सकता है, उसे काट सकता है। और यदि वो जंगल लेगा तो उसके बदले में उसे कहीं दूसरी जगह जंगल लगाना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात की और वो कमेटी को टाइम भी दिया कि यदि वो जंगल 10 हेक्टेयर है तो उसको 6 महीने का टाइम होगा, यदि वो जंगल 5 हेक्टेयर है तो उसको कम टाइम होगा, और यदि और बड़ा जंगल है तो उसको थोड़ा और ज़्यादा टाइम होगा। वो कमेटी बनाने का प्रस्ताव उन्होंने उसके अंदर रखा और देश का जितना भी कॉरपोरेट घराना है उसको ये छूट दे दी कि वो जंगल को काटे। और यदि आप सपोज कीजिए कि हसदेव का, अडानी
100 हेक्टेयर जंगल कहीं काट रहा है तो उसको सरकार अप्रूवल दे देगी बिजली के लिए, कोयला निकालने के लिए, या कोई भी वहाँ पर वो कोई भी काम करना चाहता है, अपना मुनाफा कमाने के लिए कोई उद्योग लगाना चाहता है, और बदले में उससे बोलेगी कि तुम दूसरी जगह पेड़ लगाओ। तो ये जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, ये पेड़ और जंगल को अभी समझते ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो जंगल है वो एक नेचुरली सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में डेवलप होता है। उसमें हजारों तरीके की फ्लोरा, फौना, पेड़ पौधे, पत्तियां, जंगल, जानवर, बहुत सारे कीट पक्षी, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होते हैं। वो कोई जंगल नहीं होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत सरकार बाकायदा इसके लिए 2022 में एक पूरा एक्ट ही लेकर के आ गई, और 2023 में इसका कानून भी इन्होंने बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर आम आदमी को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। वो 25 करोड़ लोग जो 2.25 लाख गाँव के अंदर जंगलों के आसपास रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको घास लाने से, उनको जड़ी बूटी लाने से, उनको लकड़ी लाने से, अपना जीवन चलाने से रोका जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अडानी को, अंबानी को हम लोग देख रहे हैं कि बाकायदा जंगल काटने की छूट दी जा रही है, उसके बीच में उद्योग लगाने के लिए, उसको अधिकृत करने के लिए कानून बना दिए गए हैं, और देश में खुली लूट चल रही है, कॉरपोरेट की लूट चल रही है, मल्टीनेशनल्स की लूट चल रही है। और हम लोगों ने देखा कि जो छत्तीसगढ़ का हसदेव का जंगल है, जब वहाँ के लोग लड़ रहे थे तो भाजपा की सरकार तो अब बनी है छत्तीसगढ़ के अंदर। इससे पहले किसकी सरकार थी वहाँ पर? उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो वो सरकार ने भी हसदेव के जंगल को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया। अब देश के लोग तो कह रहे हैं जंगल बचना चाहिए, देश के लोग तो कह रहे हैं जमीन बचनी चाहिए, देश के लोग तो कह रहे हैं जल बचना चाहिए, लेकिन जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, जिनको हम प्रतिनिधि चुनते हैं, जो सत्ता बनती है, वो तो नहीं कह रही है कि ये बचना चाहिए। वो जब बचाने की बात करती है तो जनता का उत्पीड़न करने की बात करती है। वो बचाने के लिए उसकी इच्छा नहीं है। आप दुनिया में कितनी भी ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितनी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। और आखिरी में आकर के इनकी सहमति ये बनी है कि ये 2050 तक 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन इनके हाथ में नहीं है चीज़ें। क्यों? क्योंकि इनकी जो मुनाफे की आवाज़ है, जो इनके लूट का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये इसको नहीं बदलना चाहते। और जब तक ये मुनाफे की आवाज़ और लूट का सिस्टम बना रहेगा, ना हमारे जंगल बच सकते हैं, ना हमारी ज़मीनें बच सकती हैं, ना हमारी नदियाँ बच सकती हैं। हम लोगों ने 2022 के अंदर एक यमुनोत्री से लेकर के मथुरा तक एक यात्रा निकाली, और इस बात को समझने के लिए यात्रा निकाली कि यमुनोत्री इतनी खराब क्यों है, इतनी गंदी क्यों है। और जब उत्तराखंड के पहाड़ों से, यमुनोत्री धाम से जब यमुना निकलनी शुरू होती है, तभी से उसके अंदर तमाम जितने भी उसके टूरिज्म के नाम पर उसके इर्द गिर्द जितने भी रिजॉर्ट बन रहे हैं, उनके सारे पतनाले, सारे उनके सीवर उसी यमुना के अंदर गिरने शुरू होते हैं। और उसके बाद जब यमुना हथनी कुंड बराज पहुँचती है, तभी भी उसका पानी पीने योग्य होता है, नहाने योग्य होता है। और हथनी कुंड बराज में जब हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा बांध बना दिया गया है। उस बांध के द्वारा 71% पानी हरियाणा के अंदर डाइवर्ट कर दिया गया है, और उसका 22-23% पानी सहारनपुर के अंदर डाइवर्ट कर दिया गया है। और जो यमुना जो दिल्ली के अंदर आती है, इसको केवल 8% पानी दिया जा रहा है, जो आज गंगा नाला तब्दील हो चुकी है। और ये 8% पानी जब दिल्ली के अंदर आता है तो दिल्ली का जो यहाँ के लोगों की प्यास है, उसको बुझाने के लिए पूरा नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर जितना भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जितना भी पानी इसके अंदर गिराया जा रहा है यमुना के अंदर, ये यहाँ का जितना भी सीवर है, यहाँ के जितने भी उद्योग लगे, और यहाँ का जितना भी गंदा पानी है, वो सारा का सारा यमुना के अंदर आ रहा है। आज की तारीख में एक बूंद भी नेचुरल जल दिल्ली पहुँचते पहुँचते वो खत्म हो जाता है। और सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है यमुना को साफ करने के नाम पर। और वो साफ क्या कर रही है? वो यमुना का जल साफ नहीं कर रही है। हमको लगता है कि यमुना का जल साफ हो रहा है, यमुना का जल साफ नहीं हो रहा है। हमारे घर का, आपके घर का, होटलों का, उद्योगों का जो कचरा उसके अंदर गिर रहा है, जो गंदा पानी उसके अंदर गिर रहा है, जो मल मूत्र उसके अंदर गिर रहा है, वो सरकार साफ कर रही है। तो आज पर्यावरण का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसको बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम क्या देंगे आने वाली पीढ़ी को? हमने अपने पूर्वजों से विरासत में पर्यावरण को लिया है, हमने अच्छी हवा को लिया है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को पढ़ाने की है, तो अच्छा सांस देने की जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसको अच्छा पानी पिलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है?
जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, यदि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं तो हम इस देश के लोग हैं, हमें ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो हसदेव से आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ को हम उत्तराखंड में भी मिलाना चाहते हैं। उस आवाज़ को पूरे देश की आवाज़ के साथ मिलाया जाना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा लूट का तंत्र चल रहा है, जो आज एक बनतारा आज अडानी ने यहाँ पर बनाया है जामनगर के अंदर, आप मान लीजिए कि देश का कोई भी जंगल आने वाले टाइम में नहीं बचेगा। इन्होंने सारे उद्योग बेच दिए हैं। उद्योगों को बेचने के लिए बाकायदा विनिवेश डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसका काम यही है कि स्कूटर इंडिया बेचना है, तमाम उद्योगों को बेचना है, IMPCL बेचनी है। उनका काम यही है कि जितनी भी सरकारी संपत्ति है उनको बेचो। और निश्चय ही आप मान लीजिए कि अभी जंगलों को बेचने की कवायद देश के अंदर शुरू हुई है। और अभी तक तो उद्योग बिक रहे थे, तो हम लोगों को लग रहा था कि चलो उद्योगों में हमारा स्थानीय जिसका बिका वही उसे का रोजगार छूटेगा, वही बर्बाद होगा। लेकिन ये जंगल नहीं बचेंगे, ये नदियाँ नहीं बचेंगी, ये सांस लेने की जगह नहीं बचेगी, तो हम भी नहीं बचेंगे, हमारी पीढ़ियाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। आज हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर, दमा, कितनी बीमारियाँ आज हम लोग झेल रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ियों को हम देने जा रहे हैं। ये हमें हमारी सरकारें दे रही हैं और इसको हम आने वाले पीढ़ी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको हम लोग विरासत में देने जा रहे हैं। इस सब के खिलाफ हम सबको मिलना है, आवाज़ उठानी है। हम किसी भी विचारधारा से आते हैं। अभी एक हमारे साथी बहुत अच्छा नारा लगा रहे थे कि संघर्ष के मैदान में हम सब एक हैं। ये पर्यावरण को बचाने के लिए हम सब लोग एक हैं, जंगल जमीन को बचाने के लिए हम सब लोग एक हैं। आज दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन अमेरिका कर रहा है, आज दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन चाइना कर रहा है, यूरोप के देश कर रहे हैं। और वो भारत से कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ जंगल लगाइए, हम आपको बदले में कार्बन ट्रेडिंग के करेंगे और आपको कुछ डॉलर देंगे। एक तरफ पूरा का पूरा कार्बन ट्रेडिंग का कारोबार चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जो लोग जंगलों पर परंपरागत लोग हैं, जो वहाँ से अपनी जीविका चलाते हैं, जिन्होंने जंगलों को बचाया है, जिन्होंने जंगलों को बनाया है, जिनकी पीढ़ियाँ जंगलों में निकल गई हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उनको कानून के द्वारा निकाला जा रहा है। और न केवल कानून के द्वारा निकाला जा रहा है, बल्कि बाघ परियोजना के द्वारा भी लोगों को बेदखल किया जा रहा है। जब जंगल के अंदर बाघ आ रहा है तो लोग जंगल जाना बंद कर रहे हैं, जब लोगों के घर के अंदर बाघ आ रहा है तो लोग घरों के अंदर से पलायन कर रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड जिस जगह से मैं आता हूँ, आप यकीन मानेंगे, आप गूगल करिए कि 2011 में जनसंख्या की गणना हुई थी, 2021 में कोरोना के चलते नहीं हो पाई। अल्मोड़ा जिला और पौड़ी जिला के अंदर जनसंख्या ग्रोथ नेगेटिव है, यानी कि जनसंख्या कम हुई है। और इसलिए कम हुई है कि वहाँ पर लगातार जो जंगली जानवरों ने खेती किसानी और ये सब खत्म कर दिया है और उत्तराखंड को एक पूरा का पूरा जंगल प्रदेश बना दिया है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर यदि लूट है तो लूट के खिलाफ रेसिस्टेंस भी है। 1927 में जब अंग्रेजी हुकूमत वन कानून लेकर के आई और जब लोगों को बेदखल करना शुरू किया, तो हम लोगों ने देखा कि आदिलाबाद में इसके खिलाफ आवाज़ उठी। कोमराम भीम के नाम के एक हमारे आदिवासी नायक रहे, जिन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा कि जल जंगल जमीन पर वहाँ के स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तराखंड में हम लोगों ने देखा कि तिराली के अंदर जब लोगों का जंगलों पर अधिकार खत्म हुए तो लोगों ने उसके खिलाफ जब प्रतिरोध किया और जब तिराली के मैदान के अंदर लोग सभा कर रहे थे तो अंग्रेजी हुकूमत ने और वहाँ की राजधानी ने वहाँ के लोगों पर गोलियाँ चलाई। और गोलियाँ चलाने के बाद 200 से ज़्यादा लोगों को कत्लेआम किया जंगलों की लड़ाई को लेकर के। लेकिन उसके बाद भी लड़ाई आगे बढ़ती रही। आज़ादी के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद हम लोगों को उम्मीद थी कि देश के अंदर जो नीतियाँ बनेंगी उस पर जल जंगल जमीन पर, उद्योगों पर, यहाँ की शिक्षा पर, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों का मालिकाना होगा। लेकिन वो नीतियाँ इस देश के अंदर नहीं बनी और हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर लूट लगातार बढ़ रही है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, हमारे रोजगार का विनाश हो रहा है, शिक्षा का विनाश हो रहा है। इस सब के खिलाफ हम सबको मिलकर के एक आवाज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो हसदेव से आवाज़ उठ रही है पिछले 10 सालों से, जिसको मैं तो यही मानता था कि 2 साल से आवाज़ उठ रही है, लेकिन यहाँ के साथियों ने बताया कि हम 10 साल से अपने जंगलों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उस आवाज़ के साथ हम अपनी आवाज़ को मिलाते हैं, उस आवाज़ का समर्थन करते हैं। और जो लड़ाई हसदेव की लड़ाई है, वो उत्तराखंड की भी लड़ाई है, वो उत्तर प्रदेश की भी लड़ाई है, वो तमिलनाडु की भी लड़ाई है, वो दिल्ली की भी लड़ाई है। हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और ये लूट की जो सरकार है, इन जो लूट का जो पूरा का पूरा शासन है, इस सबको बदल करके एक समाजवादी सरकार, एक समाजवादी शासन जिसमें मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएं,
इन सब का अपना शासन हो, वो इस पूरे शासन को चलाएं। जन जन जमीन पर आम आदमी का मालिकाना हो, उस पूरी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उन संघर्षों का आगे बढ़ाने के लिए निश्चय ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर यूथ फॉर हसदेव, दिल्ली के जो यूथ है, इन सबको का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि दिल्ली में रह करके अपनी पढ़ाई के साथ उन्होंने इस दर्द को महसूस किया, हसदेव के दर्द को महसूस किया, जंगलों को दर्द को महसूस किया और पर्यावरण के दर्द को महसूस किया। आप सबका आभार और धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों का फिर आभार कि आपने मुझे सुना, मुझे मौका दिया बोलने का अपने बीच में। और कभी निश्चय ही हम लोग कोई उत्तराखंड में कोई हमारा संघर्ष होगा तो हम आप सब लोगों को बुलाना चाहेंगे। और आप सबको धन्यवाद, आभार।